everyone, welcome to first day of our training session. As I promised you in my last video that today onwards I am going to bring series of courses and content that can help you become the cabin crew in the year 2025. तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए आज हमारा फर्स्ट सेशन। जब मैंने 2017 में एज अ ट्रेनर ज्वाइन की एकेडमी तो मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स तो थे थ्रू आउट माई करियर बुलाते थे परम मैम। तो आप भी मुझे बता सकते हैं परम मैम क्या होगा इस वीडियो में। आज पहले सेशन में स्टार्ट करेंगे और मैं कुछ आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन और बेसिक चीजें बताऊंगी। धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे और इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे। आपको याद है ना कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हर संडे होगी आपका एक लाइव सेशन इवनिंग में। अब जो उसके टाइमिंग्स हैं वो भी मैं आपको सून डिक्लेयर कर दूंगी अपनी टीम से कोऑर्डिनेट करके, बट जब तक वो नहीं आते इस वीडियो को जरूर देखें। पेन और पेपर सब चीजें लेके बैठिए बिकॉज इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। और इसके साथ साथ टुवर्ड्स द एंड मैं आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो है उसे कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में भी बताऊंगी ताकि ये पूरा सेशन जो है आपके लिए फ्रूटफुल हो। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट डे। Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of X2 Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. एविएशन वर्ड जो है उसमें जो एविस है इसका मतलब होता है बर्ड, एयर ट्रांसपोर्टेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें हेल्प करती है कस्टमर्स को, कार्गो को और आपकी शिपमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो अब एविएशन वर्ड तो आ गया, लेकिन एयरक्राफ्ट कहाँ से आए? तो उनको भी तो किसी ने इन्वेंट किया होगा। तो इसीलिए एविएशन की हिस्ट्री में नाम आता है ऑरवेल एंड विल्बर राइट ब्रदर्स का। ये दो ऐसे लोग थे जिन्होंने एविएशन को फ्लाइंग के लिए जो मशीन चाहिए थी या जो इक्विपमेंट चाहिए था उसकी इन्वेंशन की। 4 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद फाइनली 1903 में इन दोनों अमेरिकन भाई ने उड़ाई एक फ्लाइट जो कि थी पावर्ड इंजन मशीन विच वाज हेवियर देन एयर। बट ये तभी हो पाया जब उन्होंने 4 साल तक लगातार मेहनत की और फाइनली रिजल्ट्स लोगों को दिखे। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जो लर्निंग एंड मोटिवेशन हम लोग ले सकते हैं इससे कि मेहनत करते रहिए, हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लगे, लेकिन अगर आपकी विल स्ट्रांग है और आपको यकीन है कि आप कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं तो अपनी विल को कभी मत छोड़ना। इनफैक्ट मुझे भी एविएशन में कतर एयरवेज में जॉब लगने में ऑलमोस्ट 4 साल लगे। 2005 में मैंने अपनी 12th क्लियर कर ली थी, बट फाइनली फ्लाइट लगी कतर एयरवेज की 2010 जनवरी में। तो देखा मुझे भी 4 साल लगे। सो कई बारी जो अच्छी चीजें होती हैं उन्हें बनने में और उनके मिलने में टाइम लगता है। सो सक्सेस इज नॉट वन डे स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड अ स्टोरी बिहाइंड। सो आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी को जब लिखें तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टाइम लग रहा है सो देयर मस्ट बी समथिंग बिग एंड ग्रैंड वेटिंग फॉर यू। अब ऑरवेल एंड विल्बर राइट ब्रदर ने जो मेहनत करी थी वो रंग लाई और 4 साल बाद उन्होंने इस दुनिया को दी पहली उड़ने वाली मशीन। इसीलिए एविएशन हिस्ट्री के अंदर इन दोनों का नाम जाना जाता है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में मिस्टर JRD टाटा का नाम जाना जाता है एज अ फादर ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रमोट किया और पहली इंडिया की फ्लाइट थी वो भी उन्होंने ही स्टार्ट करी थी, जो कि बाद में 1932 में मर्ज होके बन गई एयर इंडिया, द नेशनल फ्लैग कैरियर ऑफ इंडिया। जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनके पास होता है एक फ्लैग कैरियर। फ्लैग कैरियर क्या होता है? उनकी नेशनल एयरलाइन। तो हर कंट्री के पास एक नेशनल एयरलाइन होती है, जैसे हमारे पास है एयर इंडिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है तो उनकी एयरलाइन है एमिरेट्स। अगर मैं फ्लाई करूं कतर एयरवेज की, क्योंकि मैंने उनके साथ फ्लाई किया है, तो वो है नेशनल कैरियर ऑफ स्टेट ऑफ कतर का। तरीके से हर कंट्री के पास ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए होता है अपना एक नेशनल कैरियर। बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट किस तरीके के यूज होते हैं कमर्शियल एयरलाइंस में। तो अगर मैं कमर्शियल एयरलाइन की बात करूं तो ज्यादातर एयरक्राफ्ट जो यूज होते हैं वो होते हैं 2 कंपनीज के, जिनमें पहला नाम है एयरबस और दूसरा नाम है बोइंग। तो जब कैबिन क्रू की ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी तो भी आपको लाइसेंस दिए जाते हैं इन एयरक्राफ्ट्स पे इमरजेंसी में ऑपरेट करने के। तो आपके लिए जरूरी ये है समझना कि क्या डिफरेंस होता है और बेसिक क्या होते हैं। तो एयरबस और बोइंग दोनों ही तरह के एयरक्राफ्ट जो होते हैं कमर्शियल एयरलाइन यूटिलाइज करती है अपने ऑपरेशंस में, जिनमें सिंगल आइल एयरक्राफ्ट, डुअल आइल एयरक्राफ्ट दोनों ही आते हैं और डबल डेकर एयरक्राफ्ट भी आते हैं। अब ये सब क्या होते हैं आगे बताती हूँ, बट सबसे पहले ये जान लीजिए कि एयरबस का A320 और बोइंग का 737, 747 ये इस तरीके के एयरक्राफ्ट हैं जो सबसे ज्यादा ऑपरेशंस में लाए जाते हैं, स्पेशली डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए, और ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल भी माने जाते हैं।
जब आप कैबिन क्रू बन जाते हैं तो एयरलाइन वैसे भी आपको डिटेल ट्रेनिंग देती है अबाउट लाइसेंस एंड एवरीथिंग, बट आपके लिए जो जरूरी है वो जानना ये कि जो लाइसेंस आपको मिलता है और जिस अथॉरिटी से मिलता है इंडिया में, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है इंडिया में डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या करते हैं ये काम करते हैं इंडिया में जितनी भी एयरलाइंस है उनको रेगुलेट करने का, उनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड करने का, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन का, ऑडिट्स करने का, सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंश्योर करने का कि सभी एयरलाइंस उसको फॉलो करें। इंडस्ट्री को चलाने वाली जो अथॉरिटी है इंडिया में उसका नाम है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि अंडर आती है मोका के। अब मोका क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये दो ऐसी अथॉरिटीज हैं जो इंडिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके कामकाज पे ध्यान रखती हैं, उनकी फ्रीक्वेंटली ऑडिट्स करती हैं, एसओपीज बनाने में हेल्प करती हैं, और इनफैक्ट जो कैबिन क्रू इंडिया में फ्लाई करते हैं उनकी लाइसेंसिंग का भी ध्यान रखती हैं। जो लाइसेंस होते हैं जिन डिफरेंट एयरक्राफ्ट पे आपको फ्लाई करने के लिए मिलेंगे, वो लाइसेंस भी डीजीसी से ही आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन करता क्या है। सो एक्चुअली एविएशन इंडस्ट्री को मॉनिटर करते हैं और उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, जो आईटा एंड आईकाओ से आई होती है, उनका भी ध्यान रखते हैं। अब दो टर्म्स और आगे बीच में, आईटा एंड आईकाओ, ये क्या है समझाएंगे। अब बात करती हूँ मैं नेक्स्ट आपसे फ्लीट साइज की। क्या होता है फ्लीट साइज? देखिए, एक एयरलाइंस के पास अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए, अपने डिपार्चर्स अराइवल्स को मैनेज करने के लिए कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हैं और उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट हैं। देखा कि जैसे आपकी लिस्ट में दिखाया गया है कि कथई एयरवेज के पास है टोटल 31,350 एयरक्राफ्ट, 30,787-8 एंड -9। तो अब ये डैश क्या है? 787 के अंदर भी कथई एयरवेज के पास है -8 सीरीज के एयरक्राफ्ट एंड -9 सीरीज के एयरक्राफ्ट। तो ये जो सीरीज होती है क्या होती है? एयरक्राफ्ट का इंटीरियर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस या फिर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती है। जैसे आपका आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्रो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर का थोड़ा सा डिफरेंस है और जो उसके इंटरनल यूजेस है, एप्लीकेशन है, उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। तो इसी तरीके से डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट्स के भी जो एयरलाइन यूज करती है अपने ऑपरेशंस के अंदर। 330 एयरक्राफ्ट की बात करूं तो दे हैव 13 इन यूज, 330 की बात करूं दे हैव 7 इन यूज, 320 की बात करूं सो दे हैव 34 इन यूज एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जब मैं इन सभी एयरक्राफ्ट्स को एक साथ मिला लूंगी तो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो एयरलाइन के पास होंगे उसे हम कहते हैं फ्लीट साइज। सो हर एयरलाइन का अपना फ्लीट साइज होता है, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ अबाउट नैरो बॉडी एंड वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। क्या डिफरेंस होता है? नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? छोटे एयरक्राफ्ट। जैसे अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होता है? ऑल्सो नोन एज सिंगल आयल एयरक्राफ्ट, एज आर अ कैटेगरी ऑफ एरोप्लेन्स categorized by a single aisle running along the length of the cabin. These aircrafts are designed primarily for short to medium haul flights, typically carrying between 100 to 250 passengers. तो जैसा आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर भी कि सेंटर में वॉक करने के लिए सिर्फ एक ही पैसेज है और लेफ्ट साइड पे भी 3 सीट्स है, राइट साइड पे भी। आप जैसे ही डोर के अंदर एंटर करके राइट लेंगे तो पहले बिजनेस क्लास कैबिन है, फिर इकोनॉमी क्लास कैबिन है। तो जब बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास दो तरह के कैबिन होते हैं तो हम इसे बोलते हैं बाई क्लास कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? किस तरह की, कितनी तरह की सीट्स हैं आपके पास एयरक्राफ्ट में, तो हम उसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंगल कैबिन कॉन्फ़िगरेशन, बाई क्लास कॉन्फ़िगरेशन या फिर ट्राई क्लास कॉन्फ़िगरेशन। ट्राई क्लास क्या होती है? जिसमें फर्स्ट क्लास होती है, फिर उसके बाद बिजनेस क्लास होती है, फिर उसके बाद इकोनॉमी होती है। बेसिक सा डिफरेंस होता है आपके समझने के लिए, बट अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो उसमें ह्यूज डिफरेंस होता है फ्रॉम इकोनॉमी टू बिजनेस क्लास टू फर्स्ट क्लास। तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप फाइनली एयरलाइन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको दी जाएगी एयरलाइन के द्वारा सर्विस ट्रेनिंग। अब सर्विस ट्रेनिंग कौन देता है कौन नहीं, ये धीरे धीरे सब पता चलेगा, आज तो पहला ही दिन है। तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं और मैं आपको बाई क्लास का एयरक्राफ्ट भी दिखाती हूँ। अभी ये तो बात करी हमने नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट की, बट इसके अलावा बात आती है अब वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट की भी। तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट अगर आप देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर तो इसे डुअल आयल एयरक्राफ्ट और ट्विन आयल एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। सेंटर बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट होती है उससे बोलते हैं फ्यूजलाज। जैसे कि आप बिल्कुल एग्जैक्टली इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो ना तो इसमें कॉकपिट है आगे की तरफ और ना ही पीछे टेल का एरिया, तो बिल्कुल जो सेंटर का एरिया होता है इसे हम फ्यूजलाज बोलते हैं। अब ड्यूल आयल एयरक्राफ्ट की आप देख सकते हैं कि एक, अगर हम ए बी सी देखें तो ए बी 2 सीट्स है, फिर एक आयल है जिसे पैसेज बोलते हैं, देन सेंटर में 3 सीट्स है, फिर एक आयल है, फिर 2 सीट्स है। तो कॉन्फ़िगरेशन है 2 3 2 की। टोटल सीट्स कितनी होंगी? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रोज दैट वी हैव, बिजनेस क्लास इकोनॉमी दोनों को मिलाने के बाद। तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में ज्यादातर 200 से लेकर 350 400 तक सीट्स हो सकती हैं।
अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानने के लिए ये है कि सभी एयरलाइन अपना जो इंटीरियर है वो कस्टमाइज करवाती हैं। तो लोगो लगवाती हैं, एयरक्राफ्ट को कलर करवाती हैं और इंटीरियर को भी कस्टमाइज करवाती हैं। तो जैसे आप फोटो के अंदर देख सकते हैं कि इसमें सीट्स के कॉन्फ़िगरेशन जो है 2-3-2 की है। तो हो सकता है कि दूसरी एयरलाइन इसको 3-3-3 की करवा दे, है ना। आपकी सीट जितनी वाइडर होगी एयरक्राफ्ट पे उतना ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। तो इस तरीके से हर एयरलाइन अपने एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स को करवाती हैं कस्टमाइज। तो ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन थी, इसे याद रखिएगा। और कॉन्फ़िगरेशन को भी भूलना मत, ट्राई क्लास, बाई क्लास एंड सिंगल क्लास। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपके पास डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के अंदर लिख के हमारे तक अपने डाउट्स भेज सकते हैं। अगर आप वही आंसर कर पाए, हमें लगा कि आप समझ पाएंगे, तो हम वही आंसर कर देंगे। अदरवाइज संडे के लाइव सेशन का वेट कीजिएगा। लाइव सेशन में मिलकर खूब सारी बातें करेंगे और खूब सारी लर्निंग एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। अब आगे चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। जैसा कि आप एक इमेज देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी कॉकपिट। तो अगर आप कॉकपिट को देखें तो क्या होता है कॉकपिट में, कैप्टन बैठते हैं, फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं वहां से। और कौन जा सकता है, कैबिन क्रू अलाउड होता है कॉकपिट के अंदर जाना, लेकिन कस्टमर्स कॉकपिट के अंदर नहीं जा सकते, स्पेशली कैबिन के डोर्स बंद होने के बाद। जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो सेफ्टी रीजंस की वजह से आती हैं। एक टाइम पे 2 पायलट्स होते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर और दोनों उड़ाते हैं, बट उसमें से एक होता है पायलट इन कमांड और दूसरा होता है जो पायलट सपोर्टिंग रोल के अंदर होता है। बात करती हूँ मैं विंग्स की। तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर है विंग्स। तो विंग्स के साथ साथ होती हैं एलरॉन्स एंड फ्लैप्स, जो जो एयर प्रेशर होता है उसको टेक ऑफ के टाइम पे नीचे की तरफ को बढ़ाती है और लैंडिंग के टाइम पे ऊपर की तरफ को, ताकि तो ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स है जो कैप्टन को पता होनी चाहिए। आपको इतना पता होनी चाहिए कि विंग्स क्या होते हैं, इंजन क्या होते हैं। अब जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, मतलब 2 इंजन हैं। बट अगर 380 की बात करूं और इन इंजन को बढ़ा के 4 कर दूं तो ऐसे एयरक्राफ्ट को हम बोलते हैं मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट। जो मेन चीज है जिस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है सेंटर पार्ट, जिसे हम बोलते हैं फ्यूजलाज। अब आप इमेज पे देख सकते हो, अगर मैं इस फ्यूजलाज को आपको सेंटर से दिखाऊं तो सेंटर से हाफ करने के बाद जो ऊपर का एरिया है उसको हम यूज करते हैं कैबिन सर्विसेज के लिए, जिसके अंदर सीट्स होती हैं, कस्टमर के लिए ओवरहेड कंपार्टमेंट्स होते हैं, कैबिन क्रू सीट्स होती हैं, डोर्स होते हैं, गैली होती है और वॉकिंग के लिए पैसेज होता है। लेकिन ऑन द अदर साइड नीचे के हाफ की बात करूं तो इसे हम बोलते हैं बेली ऑफ द एयरक्राफ्ट। ऑल्सो इसको हम बोलते हैं कार्गो होल। कार्गो होल क्या होता है, जिसके अंदर आपके लगेजेस जाते हैं, कस्टमर के लगेज जाते हैं, कार्गो शिपमेंट्स जाते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपके पास लाइव एनिमल भी हैं, हॉर्स, कैट या फिर डॉग, तो वो भी जाएंगे कार्गो होल के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि वो वहां मर तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब भी कभी लाइव एनिमल कार्गो होल के अंदर होता है तो कैप्टन के पास इंफॉर्मेशन होती है और कैप्टन इंश्योर करता है कि वो कार्गो के अंदर मेंटेन करके रखे टेम्परेचर भी और लाइटिंग भी, ताकि एनिमल्स को डर भी ना लगे और ज्यादा ठंड या फिर ज्यादा गर्मी से उनको कोई हार्म ना पहुंचे। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं कैप्टन। सो डोंट वरी, अगर नेक्स्ट टाइम आप भी अपने पेट को लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, बट कैबिन में नहीं, कार्गो के अंदर। दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन हैड मेड लिटिल सेंस टू यू। ऐसे ही आने वाले सेशंस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें लेके आऊंगी आपको समझाने के लिए कि क्या इंडस्ट्री है और कैसे आप इसमें अपनी जगह बना सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड हैज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन। अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा जब तक सक्सेस हाथ ना लग जाए। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपसे प्रॉमिस किया था कि टुवर्ड्स द एंड में आपको दूंगी इंटरव्यू क्वेश्चन की एक टिप। तो सबसे पहली चीज इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, जैसे आप लगते हैं। तो इंटरव्यू में जाने के लिए सिलेक्ट कीजिए इस तरीके के कपड़े, आउटफिट जो आप पे बेस्ट सूट करते हैं। फॉर्मल अटायर्स होते हैं, अब वो क्या होते हैं उसके लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाके देख सकते हैं। कलर सजेशन, एक्सेसरीज के सजेशन, सभी चीजें वहां पे दी हुई हैं। आज आपको बताती हूँ इंट्रोडक्शन फॉर्म करने का एक तरीका। देखिए, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है। आज वो फॉर्मेट आपको समझाती हूँ ताकि आप अपनी इंट्रोडक्शन अच्छे से बना सकें। तो पेन और पेपर लेके बैठिए और जल्दी से लिख लीजिए। सबसे पहले आप बात करेंगे अपने नाम की। तो नाम में हम अपना हमेशा फुल नेम बताते हैं, माय नेम इज परमजीत कौर। अगर आप अपना सरनेम भी लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो वो भी बताएंगे। उसके बाद एज बताने की गलती मत कीजिएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत यह है आप बताएं कि आप कहाँ से हैं। तो अगर तो आप दिल्ली, बॉम्बे या किसी भी उस सिटी से बॉर्न है जहाँ पे इंटरव्यू हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। बट अगर आप किसी आउट स्टेट से आके दिल्ली, बॉम्बे इस तरीके की मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं तो आप ये बता सकते हैं कि ओरिजिनली आई एम फ्रॉम दिस प्लेस बट करेंटली लिविंग इन दिल्ली।
या currently living in this place for my education and for my professional career. इसके बाद आप बताएंगे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसमें भी आप बताएंगे लेटेस्ट डिग्री या डिप्लोमा दैट यू होल्ड. फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम करेंटली होल्डिंग मास्टर्स डिग्री इन ह्यूमन रिसोर्स. मेरी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है. क्या अब इसके बाद मुझे बताने की जरूरत है कि मैंने अपनी 12th सीबीएसई बोर्ड से करी थी और 10th सीबीएसई बोर्ड से करी थी? सो आंसर इज नो. आप अपनी लेटेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे और अगर इसके अलावा कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है. Along with that, I have also completed 1-year diploma in aviation, hospitality and travel and tourism from this and this academy completed in the year 2009. इस तरीके से आप अपने डिग्री और डिप्लोमा को बता सकते हैं. और फिर आती है आपके वर्क एक्सपीरियंस की बात. Currently holding total 19 years of work experience in different fields of aviation, education and service sector. I have flown with the number one airline Qatar Airways. उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम किया है. लेटेस्ट एक्सपीरियंस फॉलोड बाय द प्रीवियस वंस. सो लास्ट 3 एक्सपीरियंसेस अगर आप अपने बताएंगे तो मोर देन इनफ है. बट उसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंसेस जो है उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी प्रिपेयर करके जाइएगा, बिकॉज हो सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में. फिर उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेंथ्स की बारी. देखिए स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस दोनों ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. तो अगर आपका आंसर ऑलरेडी एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बाद लंबा हो गया है तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस को इंट्रोडक्शन में छोड़ सकते हैं. लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो अपनी स्ट्रेंथ्स को इसमें ऐड कीजिए, वीकनेस को प्रिपेयर करके रखिए. अब वीकनेस जो है वो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बिकॉज आप अपनी वीकनेस ऐसी नहीं बता सकते जो आपकी जॉब प्रोफाइल को इम्पैक्ट करे. तो अब क्या हो सकती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं आई लव टू स्लीप. अब ये कैसी वीकनेस है? अगर एयरलाइन में ऑन टाइम परफॉर्मेंस नहीं देंगे और अगर टीममेट सोते ही घर पे रह जाएंगे तो आप इमेजिन कीजिए कि एयरलाइन इंडस्ट्री कैसे चलेगी. इसीलिए सोच समझ के अपनी वीकनेस बनाइए, ऐसी वीकनेस जो इस इंडस्ट्री को इम्पैक्ट ना करे या फिर आपके जॉब प्रोफाइल को इम्पैक्ट ना करे. स्ट्रेंथ्स की बारी और क्वालिटीज की बारी आती है तो इस तरीके की चीजों को इंक्लूड कीजिए जो कैबिन क्रू जॉब और प्रोफाइल के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. और लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स बताने के बाद थैंक यू बोल के एंड कर देना चाहिए, बट बिल्कुल भी नहीं. आपकी इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें अपना कीन इंटरेस्ट भी दिखाना है. तो आपको जरूर बताना है इंट्रोडक्शन के एंड में व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस इंडस्ट्री. आप अपनी क्वालिटीज की भी बात कर सकते हैं. तो इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए अपनी इंट्रोडक्शन एंड टुवर्ड्स द एंड थैंक यू कह के आप एंड कर सकते हैं अपनी इंट्रोडक्शन. तो इस तरीके से कोशिश कीजिए अपनी इंट्रोडक्शन बनाने की. मेक इट एन इम्प्रेसिव वन. चूज वर्ड्स दैट कैन गो वेरी वेल विद दिस इंडस्ट्री. I hope this had made a sense to you. I wish you all the very best.